हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिक्विडिटी रेशियो खत्म कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने मेनली दो फॉर्मूला डिस्कस किए थे, करेंट रेशियो और दूसरा था लिक्विड रेशियो। करेंट रेशियो का एक और नाम था वर्किंग कैपिटल रेशियो और लिक्विड रेशियो के और भी कई नाम है, जैसे क्विक रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो। आज हम लोग अपना सेकेंड रेशियो पढ़ेंगे लिक्विडिटी रेशियो के बाद, सॉल्वेंसी रेशियो। क्या होता है सॉल्वेंसी रेशियो? हम बोले सर सॉल्वेंसी रेशियो मेनली किसी बिजनेस का लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि कोई बिजनेस लंबे समय में अपने लायबिलिटीज का पेमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्योंकि लायबिलिटी दो तरह के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि सर जो लायबिलिटी 12 महीना से पहले पे करना पड़ता है, किसी आदमी से उधार लिया और वो हमको 12 महीने से कम का समय दिया, तो वो क्या होता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं करेंट लायबिलिटी। एक होता है कि सर हम किसी से उधार लिए और वो हमको समय दिया है 12 महीने से अधिक का, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या नॉन करेंट लायबिलिटी। तो जो लोग हमको लंबे समय का उधार दिए हैं उनको भी तो अपना चिंता रहता होगा कि भाई ये लंबे समय तक ये बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, इसको प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, ये मेरा पैसा चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा, इसके बारे में कैसे पता चले। तो सॉल्वेंसी रेशियो मेनली जो लॉन्ग टर्म लेंडर्स ऑफ लोन होते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होते हैं, उनके बारे में बात कर रहा होता है। तो वही लिखे हैं कि सॉल्वेंसी रेशियो क्या है, दीज रेशियोज आर कैलकुलेटेड टू असेस द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू। सॉल्वेंसी रेशियो किस बारे में है कि सर वो बिजनेस का, फर्म का एबिलिटी बताता है कि वो अपने लॉन्ग टर्म के जो लायबिलिटीज है उनका पेमेंट टाइम पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसके अंदर 4 रेशियो हम लोग को पढ़ना है। एक है डेप्थ इक्विटी रेशियो, दूसरा है टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो, तीसरा है प्रोप्राइटरी रेशियो और चौथा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। 4 रेशियो हम लोग पढ़ना है। पहले हम लोग इस चारों का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर हम लोग बुक पे आएंगे। सबसे पहला जो रेशियो है वो है डेप्थ इक्विटी रेशियो। डेप्थ इक्विटी रेशियो रिलेशन बताता है डेप्थ। डेप्थ का मतलब होता है लॉन्ग टर्म और इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड। तो डेप्थ इक्विटी रेशियो डेप्थ और इक्विटी मतलब लॉन्ग टर्म डेप्थ और शेयर होल्डर्स फंड के बीच का रिलेशन बताता है। तो वही बात लिखा हुआ है कि डेप्थ इक्विटी रेशियो क्या करता है, दिस रेशियो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेप्थ एंड शेयर होल्डर्स फंड। फॉर्मूला क्या है डेप्थ इक्विटी रेशियो का, डेप्थ डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेप्थ का दूसरा नाम क्या है, लॉन्ग टर्म डेप्थ। इक्विटी का दूसरा नाम क्या हो सकता है, शेयर होल्डर फंड, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं नेटवर्थ। तो यहां पे और लिख देते हैं कि सर इसी को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेप्थ, और इक्विटी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी को और क्या बोलते हैं, नेटवर्थ। डेप्थ इक्विटी रेशियो का आइडियल रेशियो है 2:1। तो 2:1 क्या है, स्टैंडर्ड, कि इतना किसी बिजनेस का होता है तो उसको हम लोग ठीक मानते हैं। अगर इससे ज्यादा हो तो सर बिजनेस हो सकता है कि अपना लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को टाइम पर पेमेंट ना कर सके, और अगर रेशियो इससे कम हो तो अच्छा माना जाता है कि अगर मेरा डेप्थ इक्विटी रेशियो 2:1 से कम हो तो ये माना जाएगा कि ऐसे बिजनेसेस जिसका डेप्थ इक्विटी रेशियो 2:1 से कम होता है वो अपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का पेमेंट टाइम पे कर पाएंगे। आगे डेप्थ के अंदर क्या क्या आता है, हमारे सर डेप्थ के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन आता है, मतलब नॉन करेंट लायबिलिटीज क्या क्या है, डिबेंचर, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, मॉर्गेज लोन, ये सारे एग्जांपल्स हैं। मेनली ये समझना है कि सर डेप्थ के अंदर वो लायबिलिटीज आते हैं जो लॉन्ग टर्म के होते हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब जिनका पेमेंट करने का समय 12 महीने के बाद आएगा, मतलब वो 12 महीने के बाद पे होंगे, उसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म। और शॉर्ट टर्म क्या होता है, जो 12 महीना या उससे पहले ही पे हो जाए, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म। तो हम लोग को सिर्फ वो लायबिलिटीज लेने हैं जिनका पेमेंट 12 महीने के बाद हो। तो जनरली बैंक लोन, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, मॉर्गेज लोन, ये सब एग्जांपल किसके हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के, लॉन्ग टर्म डेप्थ के।
इक्विटी के अंदर क्या क्या आएगा? हम बोले सर शेयर कैपिटल इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है? जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रॉफिट और लॉस। लॉस माइनस में होता है इसलिए माइनस में लिखिएगा, बाकी सारा प्लस में होता है। ठीक बात। तो ये बात हो गया डिस्कशन कि डेप्थ इक्विटी रेशियो के फॉर्मूला में डेप्थ कैसे निकालेंगे और इक्विटी कैसे निकालेंगे। हालांकि डेप्थ और इक्विटी मतलब लॉन्ग टर्म डेप्थ और शेयर होल्डर फंड के अंदर जो आइटम्स आते हैं ये हम लोग ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में डिटेल में लिखे हैं कि रिजर्व एंड सरप्लस में कितने सारे आइटम्स आते हैं। डेप्थ का मतलब क्या है? नॉन करेंट लायबिलिटी। कितने सारे नॉन करेंट लायबिलिटी है वो सब हम लोग उस चैप्टर में पढ़े हैं। तो वो वाला बात अगर हम लोग को याद होगा तो हम लोग को लॉन्ग टर्म लायबिलिटी खोजने में दिक्कत नहीं होगा। हम लोग पढ़ के बता देंगे हाँ सर ये नॉन करेंट है, ये नॉन करेंट है। जो नॉन करेंट है वही तो लॉन्ग टर्म है। बात समझते हैं। अगला फॉर्मूला किस चीज का है? टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो किस बारे में बात करता है? टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो कहता है कि जो लॉन्ग टर्म लोन बिजनेस में लगाए हैं उनके लिए कितना एसेट्स अवेलेबल है, ताकि उनको सिक्योरिटी रहे कि अगर बिजनेस को कुछ हो भी जाए तो बिजनेस के पास एसेट्स अवेलेबल है या नहीं, जिससे मेरा पैसा का रिकवरी हो सके। हम किसी बिजनेस में पैसा लगा देंगे तो हम क्या चाहेंगे कि उस बिजनेस के पास इतना एसेट्स तो हो कि कल को अगर कुछ बिजनेस में ऊपर नीचे हो जाए तो कम से कम मेरा जो पैसा लगा हुआ है उस कंपनी में, उस कंपनी का एसेट्स बेच के मेरा पैसा तो रिकवर होगा। ये रेशियो उसी के बारे में बात करता है। दिस रेशियो एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन टोटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म डेप्थ, कि सर बिजनेस में कितना टोटल एसेट्स है और कितना लॉन्ग टर्म डेप्थ है, उसके रिलेशन को एक्सप्रेस करता है। इट मेजर्स द एक्सटेंट टू विच लॉन्ग टर्म डेप्थ आर कवर्ड बाय एसेट्स। ये क्या बताता है कि भाई जो लॉन्ग टर्म डेप्थ है उसके लिए कितना एसेट्स अवेलेबल है। विच इंडिकेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये इंडिकेट करता है सेफ्टी किसको? लॉन्ग टर्म डेप्थ को। कि सर विच इंडिकेट्स द मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल टू द प्रोवाइडर ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। जो लोग लॉन्ग टर्म में पैसा लगा के रखे उनके लिए सेफ्टी का काम करता है। ये रेशियो बताता है कि हाँ इनके पास सफिशिएंट एसेट्स अवेलेबल है कि नहीं अपने लॉन्ग टर्म को मीट करने के लिए। टोटल एसेट्स का फॉर्मूला, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला क्या है? टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो। फॉर्मूला क्या है? टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेप्थ। तो हम लोग क्या चाहिए होगा? टोटल एसेट्स। और क्या चाहिए होगा? डेप्थ। डेप्थ का मतलब लॉन्ग टर्म डेप्थ। तो सर वो तो निकाल चुके हैं, डेप्थ में ये आता है। टोटल एसेट्स में क्या आता है? हम बोले सर नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट। अब सर नॉन करेंट में क्या आता है? हम बोले बहुत सारा आइटम है। करेंट में बहुत सारा आइटम है। करेंट एसेट्स तो हम लोग लिक्विड रेशियो में भी सीखे थे। और सर ये नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज जब फॉर्मेट बनवाए थे और उसके बाद लिखवाए भी थे कि नॉन करेंट एसेट्स के अंदर कितने सारे एसेट्स आते हैं, बहुत सारे नाम लिखे हम लोगों ने। तो अगर आपको वो चैप्टर याद आएगा तभी आप इसको पकड़ पाइएगा कि कौन कौन आते हैं। मेनली क्या आएंगे? फिक्स एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये सब यहां पर आएंगे। लिखिए ये दो रेशियो डिस्कस हुआ, अभी और दो बाकी है। कौन कौन? प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। पहले लिखो यहां तक। चलिए अगला जो थर्ड नंबर हम लोग को पढ़ना है वो क्या है? प्रोप्राइटरी रेशियो। ये रेशियो क्या इंडिकेट करता है? ये रेशियो इंडिकेट करता है कि जो हमारा टोटल एसेट बिजनेस में लगा हुआ है उसमें कितना एसेट्स शेयर होल्डर्स ने अपने फंड से खरीदा है। कि सर जो टोटल एसेट्स बिजनेस में है उसके लिए पैसा कहां से आता है? बोले दो जगह से। या तो आप उसके लिए लोन लेते हैं या फिर जो कंपनी के मालिक हैं शेयर होल्डर्स उनके पैसे को इस्तेमाल करते हैं। तो जो प्रोप्राइटरी रेशियो है वो मेनली ये इंडिकेट कर रहा होता है कि जो टोटल एसेट्स है उसमें कितना पैसा शेयर होल्डर्स का लगा हुआ है। दिस रेशियो इंडिकेट द प्रपोर्शन ऑफ टोटल एसेट्स फंडेड बाय शेयर होल्डर। फॉर्मूला क्या है? इक्विटी बाय टोटल एसेट। इक्विटी कैसे निकलता है? लिख चुके हैं। टोटल एसेट कैसे निकलता है? ऑलरेडी लिख चुके हैं। जितना अधिक ये रेशियो होता है उतना अच्छा माना जाता है लॉन्ग टर्म पॉइंट से कि सर मैक्सिमम एसेट्स ओनर का खरीदा हुआ है। और अगर ये रेशियो जितना कम होगा उतना बुरा माना जाएगा, उतना रिस्की माना जाएगा आपका बिजनेस है। क्योंकि बाहर का पैसा लगा हुआ रहेगा तो जाहिर सा बात है बाहर का पैसा उधार अधिक है बिजनेस के अंदर, कल को उधार नहीं चुका पाएंगे तो वो लोग क्या उठा के ले जाएंगे? एसेट्स। चौथा रेशियो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसी को बोलते हैं
डेब्ट सर्विस रेशियो, सेम फॉर्मूला है दोनों के लिए, बस दो नाम रख दिया गया, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो या उसी को क्या बोलते हैं, डेब्ट सर्विस रेशियो। क्या दिया गया फॉर्मूला, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या चाहिए हमको, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइड किससे करना है, इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, हम बोले सर जो डिबेंचर के ऊपर परसेंटेज लगा हुआ रहता है वो इंटरेस्ट का रेट है, तो डिबेंचर इंटू रेट करेंगे तो इंटरेस्ट निकल जाएगा डिबेंचर का। सिमिलरली बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक क्या लेती है, इंटरेस्ट लेती है, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन या लोन प्लस कोई भी तरह का इंटरेस्ट जो लॉन्ग टर्म डेब्ट के ऊपर लगता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के ऊपर लगता है, वो इंटरेस्ट। प्रेफरेंस शेयर में भी एक परसेंटेज लगा रहता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर पे इंटरेस्ट नहीं लगता है, उस पर डिविडेंड लगता है। तो प्रेफरेंस शेयर को यहां मत ले लीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि सर जिसके ऊपर परसेंटेज लगा हुआ है सब पे इंटरेस्ट मिलता है, हम बोले नहीं, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलता है, तो प्रेफरेंस शेयर यहां पे नहीं आएगा, जो क्योंकि डिबेंचर में परसेंटेज लगा हुआ है, तो परसेंटेज क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो डिबेंचर का अमाउंट में उस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटरेस्ट मिल जाएगा डिबेंचर का। उसी तरह लोन के साथ भी परसेंटेज लगा हुआ रहता है। मान लीजिए हम बैंक से लोन लिए, बैंक बोला 8%, तो लोन मेरा कितना है 8% का, जितना लोन लिए है उसका 8% क्या बन जाएगा, इंटरेस्ट। लेकिन प्रेफरेंस शेयर पे जो इंटरेस्ट परसेंटेज लगा हुआ रहता है प्रेफरेंस शेयर के ऊपर, वो इंटरेस्ट नहीं देता है, प्रेफरेंस शेयर पे क्या लगता है, डिविडेंड। इसीलिए यहां पे प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड मत लिख दीजिएगा ये बोलते हुए कि सर उसमें भी परसेंटेज लगा हुआ है, यहां पे सिर्फ इंटरेस्ट का बात हो रहा है। बात ठीक। अब बात उठता है सर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकालेंगे, बोले बहुत सिंपल है, एक क्वेश्चन होगा सिंपल वाला जिसमें डायरेक्ट बता देगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन होगा जिसमें वो आपको बताएगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स बताया है तो फिर आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, टैक्स का अमाउंट, और क्या जोड़ना पड़ेगा फिर इंटरेस्ट का अमाउंट, और तब पहुंचिएगा आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में। तो अगर प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स बताया तो पहले क्या जोड़ेंगे, टैक्स, जोड़ते ही क्या बन जाएगा वो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, और फिर क्या जोड़ेंगे, इंटरेस्ट, क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इस तरह निकल जाएगा। तो सिंपल वाला क्वेश्चन में डायरेक्ट ये बता देगा, और जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन होगा उसमें वो क्या बताएगा, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स बताएगा। तो फिर आपको टैक्स जोड़ना होगा और क्या जोड़ना होगा, इंटरेस्ट। इस स्टेप को फॉलो करके यहां पहुंच जाएंगे। लिखिए, ये हुआ हम लोग का सॉल्वेंसी रेशियो में जो 4 फॉर्मूला पढ़ना था वो। अब इससे रिलेटेड लगभग 30 क्वेश्चन बुक्स में होंगे, हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। लिखिए, शेयर होल्डर फंड पे, हालांकि हम लोग लिखे हैं शेयर होल्डर फंड कैसे निकलता है, जिसको आप बोलते हैं इक्विटी। ये हम लोग कैसे लिखे हैं कि सर इक्विटी शेयर कैपिटल, हम बोले हाँ, प्लस करते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्लस करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। सर ये तो लिखवा चुके, दोबारा क्यों लिखवा रहे हैं, हम बोले अल्टरनेटिव, कभी कभी अगर ये नहीं दिया रहेगा तो अल्टरनेटिवली हम लोग निकाल सकते हैं नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटी माइनस करेंट लाइबिलिटी। अगर कभी हम इस तरह से ना निकाल सके तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, तब भी क्या निकलेगा, शेयर होल्डर फंड, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटी। इसी का एक और नाम क्या है, नेटवर्थ। तो तीनों का लिए सेम बात है सर, बात ठीक। तो ये वाला बात तो हम लिखवा चुके थे, उस समय शायद भूल गए होंगे, इसलिए अभी लिखवा रहे हैं कि अगर कभी ये ना दिया रहे तो आप इसके हेल्प से भी क्या निकाल सकते हैं, शेयर होल्डर फंड को निकाल सकते हैं। बात ठीक, लिखिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे, जो भी क्वेश्चन सॉल्वेंसी रेशियो से रिलेटेड होगा। सबसे पहले लास्ट क्लास में हम लोग 26 तक बना चुके थे, आज हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं, डीके गोयल का बुक।
अगर आपके पास बुक नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको इस चैप्टर का लिंक मिल जाएगा। और मान लो अगर आपके पास बुक है और जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं वो आपके क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहा, मतलब मेरे पास जो 27 है वो आपके 27 में नहीं है, तो आप ये मत समझो कि सर क्वेश्चन आपका बुक में जो है वो गड़बड़ है। नहीं, हर साल जब डीके गोयल या कोई भी कंपनी अपना बुक लॉन्च करता है तो वो हर साल 4-5 क्वेश्चन नया जोड़ देता है, जिस कारण से सीक्वेंस बदल जाता है। तो जो क्वेश्चन मेरे में 27 में होगा, हो सकता है वो आपके में भी 27 में हो, या फिर वो 27 से 1-2 ऊपर चला गया हो 25-26 में, या फिर 28-29 में। तो मतलब सीक्वेंस बदल जाते हैं, क्वेश्चंस कभी नहीं बदलते हैं। आप 5 साल पुराना बुक भी लीजिएगा तब भी आपको डीके गोयल में वही सब सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। डीके गोयल का कोई भी राइटर का बुक ले लो, सिर्फ हर साल वो अपना प्राइस बढ़ाता है, हर चैप्टर में 4 क्वेश्चन जोड़ करके। ठीक है बात, चलिए शुरू किया जाए। क्वेश्चन का नंबर है 27, लिखा है कैलकुलेट डेप्थ इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या फॉर्मूला होता है सर? डेप्थ, जिसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेप्थ डिवाइडेड बाय इक्विटी। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड। डेप्थ कैसे निकलता है, इक्विटी कैसे निकलता है, हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं। उसके बाद बहुत सारा आइटम दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस ब्रैकेट में लिखा हुआ है लॉस, तो सर वो माइनस है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे। क्वेश्चन का नंबर है 27। क्या पूछा है? वो बोल रहा है डेप्थ इक्विटी रेशियो बताइए। तो जो पूछा है उसका फॉर्मूला लिख दो। क्या फॉर्मूला होता है? डेप्थ बाय इक्विटी। तो चलिए डेप्थ निकाला जाए। क्या लिखवाए थे डेप्थ में? सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। क्या कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग है? हम बोले देखो नीचे में लिखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2 लाख। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, क्या कोई और भी है? जी सर, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। सर ये कैसे पता ये लॉन्ग टर्म है? पिछले चैप्टर फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का जो पहला क्लास हम लोग लिए थे उसमें जाके देखो, नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर आता है प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है ये। तो प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल डेप्थ निकल जाएगा हम लोग का लॉन्ग टर्म में। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट ये है 2 लाख और ये है 60,000। तो डेप्थ तो मिल गया। अब क्या निकालना है? इक्विटी। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड और डेप्थ का मतलब लॉन्ग टर्म डेप्थ। क्या क्या आएगा? एक तो आएगा सर इक्विटी शेयर कैपिटल, और क्या आएगा? प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। क्या क्या है रिजर्व में? एक है रिजर्व और एक है लॉस। तो रिजर्व प्लस होगा और लॉस माइनस होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000, रिजर्व 1,60,000 और लॉस 50,000, 4,60,000। तो डेप्थ आया 2,60,000, इक्विटी आया 4,60,000। सॉल्व कीजिए 0.57 रेशियो 1। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 27। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग अ सर्टेन डेप्थ इक्विटी रेशियो, शेयर कैपिटल 6 लाख, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, 8% डिबेंचर, 10% लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, करेंट लाइबिलिटी, करेंट एसेट्स। ये इंफॉर्मेशन है। निकालना क्या है? डेप्थ इक्विटी रेशियो। तो क्वेश्चन का नंबर 28, डेप्थ इक्विटी रेशियो। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो। एक चाहिए डेप्थ डिवाइडेड किससे? इक्विटी से।
तो चलो डेप्थ निकाला जाए। डेप्थ का मतलब लॉन्ग टर्म डेप्थ कौन कौन सा है? डिबेंचर है, लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। ये तीन जो है ये लॉन्ग टर्म का है। सर करेंट लायबिलिटी नहीं, वो तो शॉर्ट टर्म होता है। तो सर डिबेंचर है, 8% डिबेंचर है प्लस 10% लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तीनों का पैसा। लॉन्ग डिबेंचर है 5 लाख, 10% लॉन्ग टर्म लोन 3,40,000 और लॉन्ग टर्म प्रोविजन 1,12,000, 9,52,000। अब निकालेंगे इक्विटी। क्या क्या आएगा इक्विटी में? सर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो इक्विटी शेयर कैपिटल है, कैपिटल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस का सिर्फ बैलेंस लिखा, अब ये नहीं बताया है कि सर ये प्रॉफिट है कि लॉस है। तो एक जनरल रूल है कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस लिखा रहे और नहीं बताए कि प्रॉफिट है कि लॉस है तो हम लोग हमेशा मानते हैं प्रॉफिट है, अदरवाइज वो बताएगा लॉस के लिए। कैसे बता सकता है? एक तो क्लियर कट लिख देगा कि लॉस है, दूसरा डेबिट बैलेंस, पीएल का डेबिट बैलेंस भी क्या इंडिकेट करता है? लॉस। तो चलिए लिखा जाए, शेयर कैपिटल दिया हुआ है प्लस कैपिटल रिजर्व प्लस जर्नल रिजर्व प्लस पीएल। शेयर कैपिटल है 6 लाख, कैपिटल रिजर्व 3,20,000 प्लस जर्नल रिजर्व 60,000 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस 1,40,000। 6, 3, 9 और 2 11,20,000। तो डेप्थ और इक्विटी मिल गया। डेप्थ कितना है? 9,52,000, 11,20,000। सॉल्व करेंगे 0.85:1। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 28। लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़े। लिखा है बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड शोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज एट 31 मार्च 2020। एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है जिसके अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व, लॉन्ग टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट है और करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट, डेप्रिसिएशन, रिटर्न ऑफ, ये सब दिया हुआ है। बोल रहा है कैलकुलेट द रेशियो इंडिकेटिंग द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म किससे निकालेंगे? डेप्थ इक्विटी से, और शॉर्ट टर्म करेंट रेशियो, जो पिछले क्लास में पढ़े हुए। लिक्विडिटी रेशियो क्या है? शॉर्ट टर्म रेशियो। तो सर आपको करेंट रेशियो और डेप्थ इक्विटी रेशियो निकालना है। सबसे पहले क्या निकालते हैं? डेप्थ इक्विटी रेशियो। तो डेप्थ इक्विटी का फॉर्मूला डेप्थ बाय इक्विटी। आओ क्या निकालें? डेप्थ। क्या क्या आता है डेप्थ में? लॉन्ग टर्म का जो भी करेंट, जो भी लायबिलिटी है उसको लिखते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्या क्या लॉन्ग टर्म है? लॉन्ग टर्म लोन और पब्लिक डिपॉजिट। एक तो है लॉन्ग टर्म लोन और दूसरा है पब्लिक डिपॉजिट्स। लॉन्ग टर्म लोन कितने का है? 40 लाख और पब्लिक डिपॉजिट्स 10 लाख। तो डेप्थ निकल गया 50 लाख डिवाइडेड बाय इक्विटी। सर इक्विटी में क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल दिया हुआ है और रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। सर जनरल रिजर्व भी दिया हुआ, वो नहीं लीजिएगा दोस्त। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सब कुछ आता है।
जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज, प्रीमियम, प्रॉफिट, लॉस, सब कुछ इसी के अंदर है। तो जनरल रिजर्व जब इसके अंदर ऑलरेडी है तो अलग से एक बार और क्यों लिखोगे, फिर 2 बार लिखा जाएगा। आप बात समझ रहे हैं? जानते हो पिछले चैप्टर में क्या सीखे थे कि सर शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों मिलाया क्या बनता है, शेयर होल्डर फंड। अगर मान लो क्वेश्चन में शेयर होल्डर फंड डायरेक्ट दे देता तो फिर हम इन दोनों को भी नहीं लिखते, हम बोलते शेयर होल्डर फंड डायरेक्ट लिख दीजिए, क्योंकि शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस दोनों आता है। तो ध्यान से एकदम, तो शेयर कैपिटल दिया हुआ है 10 लाख और रिजर्व एंड सरप्लस 15 लाख। तो कमेंट में ये मत पूछिएगा सर आप जनरल रिजर्व क्यों नहीं लिखे, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सारा कुछ आ जाता है, जितने भी रिजर्व है, जितने भी प्रॉफिट है, जितने भी प्रीमियम है, सब इसके अंदर है। तो जब इसके अंदर ऑलरेडी सारा रिजर्व है तो जनरल रिजर्व अलग से क्यों लिखेंगे, फिर 2 बार लिखा जाएगा। कितना आया, 25 लाख। तो सर इक्विटी आ गया 25 लाख, काटो 2:1, एक तो निकल गया। अब क्या निकालेंगे, करेंट रेशियो। क्या फॉर्मूला है, करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी। खोजो, करेंट एसेट्स दिया हुआ है 16 लाख, डायरेक्ट दिया हुआ है, आपको निकालना भी नहीं पड़ेगा। और करेंट लायबिलिटी भी डायरेक्ट दिया हुआ है 10 लाख। 1.6:1। तो ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 29। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 30 लिखा है कैलकुलेट डेप्थ इक्विटी रेशियो। तो पहले फॉर्मूला लिख लिए, डेप्थ इक्विटी रेशियो, डेप्थ बाय इक्विटी। अब इंफॉर्मेशन है, टेंजिएबल फिक्स एसेट्स, इनटेंजिएबल फिक्स एसेट्स, करेंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो आओ क्या निकालेंगे, डेप्थ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, 2 चीज दिया हुआ है, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 16 लाख प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन 1,50,000, 17,50,000 रुपया। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। सर इस क्वेश्चन में तो कोई शेयर कैपिटल दिया ही नहीं है, तो याद करो हम दूसरा फॉर्मूला लिखवाए थे कि अगर कभी शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस ना बताए तो एक और फॉर्मूला लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। क्या क्या है नॉन करेंट, देखो तो सर, टेंजिएबल फिक्स एसेट्स, इनटेंजिएबल फिक्स एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी, ये था पूरा फॉर्मूला। नॉन करेंट एसेट्स कितना, हम बोले सर एक तो है टेंजिएबल फिक्स एसेट्स, दूसरा है इनटेंजिएबल फिक्स एसेट्स। 24,50,000 प्लस 3 लाख, ये निकला नॉन करेंट, प्लस करेंट एसेट्स 3,34,000 माइनस करेंट लायबिलिटी 84,000 और माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी, ये रहा 17,50,000। चलिए सॉल्व किया जाए, कितना पैसा आएगा। 24,50,000 प्लस 3 लाख प्लस 3,34,000 माइनस 84,000 माइनस 17,50,000, ये आएगा 12,50,000। तो डेप्थ निकला 17,50,000, इक्विटी निकला 12,50,000। तो 17,50,000 डिवाइडेड बाय 12,50,000 कितना आएगा, 1.4:1। लिखिए
क्वेश्चन नंबर 31, कैलकुलेट डेप्थ इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। टोटल एसेट्स 2,30,000, टोटल डेप्थ 1,50,000, करेंट लायबिलिटी 30,000। बस ये तीन चीज बताया है। सबसे पहले फॉर्मूला डेप्थ इक्विटी रेशियो, डेप्थ बाय इक्विटी। डेप्थ का मतलब क्या? हम बोले सर लॉन्ग टर्म। हम बोले हाँ, ये तो बताया नहीं है। हम बोले कोई बात नहीं, टोटल डेप्थ तो बताया है, बिल्कुल बताया है। और प्रीवियस क्लासेस में हम लोग सीखे हैं टोटल डेप्थ का मतलब लॉन्ग टर्म डेप्थ प्लस शॉर्ट टर्म डेप्थ। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता था सर? करेंट लायबिलिटी। टोटल डेप्थ दिया हुआ है 1,50,000, लॉन्ग टर्म डेप्थ नहीं पता, लेकिन करेंट लायबिलिटी पता है कितना? 30। तो लॉन्ग टर्म डेप्थ निकल गया 1,50,000 माइनस इज इक्वल टू, दूसरा चीज क्या निकालेंगे? इक्विटी। सर शेयर वेयर तो नहीं बताया, तो दूसरा फॉर्मूला क्या सीखे थे सर? नॉन करेंट एसेट्स, इतना बड़ा नहीं लिखते हैं, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट एसेट्स कितना सर? नहीं बताया। करेंट एसेट्स नहीं बताया। करेंट लायबिलिटी 30,000 और नॉन करेंट लायबिलिटी हम बोले 1,20,000। जो लॉन्ग टर्म डेप्थ है वही तो नॉन करेंट है। सर एसेट्स तो बताया नहीं। हम बोले एक एसेट्स बताया है, टोटल एसेट्स कितना? 2,30,000। तो हम पूछ रहे हैं नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स, अगर हम इन दोनों को एक साथ जोड़ के बोले तो क्या यही टोटल एसेट्स होता है? जी हां। तो बता तो दिया है कितना? 2,30,000। दोनों अलग अलग ना बता करके एक साथ जोड़ दिया, अच्छा बात। माइनस करेंट लायबिलिटी 30,000 माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी। क्या है नॉन करेंट? हम बोले सर ये लॉन्ग टर्म डेट, वही तो नॉन करेंट है, 1,20,000। तो माइनस कीजिए, कितना आएगा? 80,000। तो इक्विटी निकल गया 80,000। तो 1.5:1। देखिए आंसर मैच कर रहा है, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 32, द डेप्थ इक्विटी रेशियो ऑफ ए कंपनी इज 1:2। डेप्थ इक्विटी कितना है? 1:2 का। विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशन वुड इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट चेंज इट। बोल रहा है नीचे में कुछ सजेशंस दिए हुए हैं, बताइए कौन से सजेशन से डेप्थ इक्विटी रेशियो या तो बढ़ेगा या तो घटेगा या फिर उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। 5 सजेशन है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन लिक्विडिटी रेशियो में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां भी करंट रेशियो के साथ था। तो वहां भी हम बोले थे कि आपको अगर कोई और तरीका आता है जो हम सिखा रहे हैं उसके अलावा और आप उसमें कंफर्टेबल है तो आप अपने ही तरीके से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको वहां समझ में नहीं आता है तो आप मेरा तरीका भी अडॉप्ट कर सकते हैं, वैसे ही बनाएंगे तब भी आएगा। डिफरेंस क्या है? मेरे तरीके में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन वो क्लैरिटी से बता देता है कि सर जो लाए हैं वो सही है या गलत है। ठीक है बात, चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले डेप्थ इक्विटी रेशियो दिया हुआ है 1:2 का, तो वो लिख लेते हैं। ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है। अब हम अपना मन से मान रहे हैं, लेट दी डेप्थ बी ₹1 लाख। जो डेप्थ है वो कितना माने? 1 लाख। एंड इक्विटी भी ₹2 लाख। आप कोई भी अमाउंट मान सकते हैं लेकिन उस अमाउंट को इसी रेशियो में मानना होगा। आप चाहो तो 10,000 20,000, क्योंकि रेशियो कितना है? 1:2। तो डेप्थ कितना है? 1, इक्विटी कितना है? 2। तो हम डेप्थ को 1 लाख रुपया मान लिए, इक्विटी को 2 लाख रुपया मान लिए। आप चाहो 10,000 20,000, आप चाहो 50,000 1 लाख, मतलब आप कुछ भी अमाउंट मानो, रेशियो वो बनना चाहिए, उसी प्रोपोर्शन में मानना है। ठीक बात। अब सजेशन दिया हुआ है, पहला सजेशन
लिखा है इशू ऑफ इक्विटी शेयर, पैसा नहीं बताया, इशू ऑफ इक्विटी शेयर नहीं बताया, पैसा मान लेते हैं ₹50,000। इन दोनों का लोअर ही माने, कितना? 50,000। 50,000 रुपया का शेयर इशू किए, तो हम आपसे पूछ रहे हैं इससे क्या होगा। हम बोले सर शेयर इशू कीजिएगा तो पैसा आएगा, पैसा का आएगा और इक्विटी शेयर कैपिटल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि सर पैसा लिए बदले में क्या दे दिए? शेयर, तो आपका लायबिलिटी शेयर के प्रति बढ़ गया। तो हम बोल रहे हैं बताओ इसमें ये ट्रांजैक्शन करने से डेप्थ क्या हो जाएगा? पुराना डेप्थ कितना था? 1 लाख। क्या इस ट्रांजैक्शन में कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है? नहीं। बैंक तो करेंट एसेट्स है, इक्विटी शेयर कैपिटल तो शेयर होल्डर का चीज है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी तो कोई नहीं है। तो सर इस सजेशन से शेयर बेचने से डेप्थ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या इक्विटी पे कोई फर्क पड़ेगा? पुराना कितना था? 2 लाख। शेयर कैपिटल बढ़ गया क्योंकि आप शेयर बेचे तो लायबिलिटी बढ़ा। किसका लायबिलिटी? शेयर का। कितने का बढ़ गया? 50,000। क्या बैंक से कोई मतलब? हम बोले नहीं, बैंक से कोई मतलब नहीं, वो तो करेंट एसेट्स। 2,50,000। तो न्यू डेप्थ इक्विटी रेशियो हम लोग न्यू निकाल रहे हैं, तो न्यू डेप्थ बाय न्यू इक्विटी। डेप्थ न्यू कितना है? वही 1 लाख। इक्विटी कितना है? 2,50,000। चलिए डिवाइड करें और बताएं। सर ये डिवाइड करने से आएगा 0.4:1। आइए देख ले, यही आना चाहिए। 1 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000, 0.4:1। तो सवाल उठता है कि सर ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? हम बोले सर ये तो घट गया। पहले कितना था? पहले था 0.5:1। क्या 2:1 को 0.5:1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं कि सब आप नीचे वाला को 1 के फॉर्म में ले आए ताकि कंपेयर करने में आसानी हो। पहले 0.4 था, अब पहले 0.5 था, कितना हो गया? 0.4, घट गया है। तो आंसर क्या देंगे? पहले का आंसर डिक्रीज। एक खत्म। सेकेंड नंबर सजेशन पढ़ो। लिखा है कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल से हमको पैसा मिला, कितना नहीं बताया, मान लेते 50,000। लेट कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल ₹50,000। तो हम बोल रहे हैं ये जो 50,000 मिला है इससे क्या होगा? हम बोले सर जो 50,000 मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। ध्यान देना, कैश करेंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल करेंट एसेट। क्या इस ट्रांजैक्शन से, ये जो 50,000 का ट्रांजैक्शन हुआ है, जो पैसा हमको मिला है, क्या इससे डेप्थ के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। इक्विटी के ऊपर नहीं। क्यों? क्योंकि सर इस एंट्री को देखो, पैसा भी करेंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल भी करेंट एसेट, तो डेप्थ और इक्विटी में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। पहले जो 1 लाख था वो अब भी 1 लाख होगा इस ट्रांजैक्शन के बाद, और इक्विटी जो पहले 2 लाख का था इस ट्रांजैक्शन के बाद भी कितने का रहेगा? 2 लाख। तो जो पहले था वही अब भी रहेगा। तो आंसर क्या दे सकते हैं? नो चेंज। नो चेंज, कोई चेंज नहीं पड़ेगा, जो पहले था वही रह जाएगा। तीसरा, थर्ड क्या लिखा है? सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट कैश बेसिस। बोल रहा है सामान बेचे, तो मान लेते हैं 50,000 का। लेट गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹50,000। सामान बेचने का एंट्री बताओ तो सर पैसा आएगा
और सामान चला जाएगा 50,000। बताइए ये ट्रांजैक्शन का ये एंट्री बना, क्या इसमें कोई भी डेप्थ है? नहीं। कोई भी इक्विटी है? नहीं, क्योंकि सर लॉन्ग टर्म डेप्थ कोई नहीं है और शेयर कैपिटल या रिजर्व एंड सरप्लस भी कोई नहीं है। तो क्या इस ट्रांजैक्शन से डेप्थ और इक्विटी में कोई चेंज आएगा? नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा। तो सर नो चेंज। इसका आंसर भी क्या होना चाहिए? नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। 4th नंबर, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लेट रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। पैसा नहीं बताया, कितना मान ले? सर अपना मन से आप कुछ भी मान सकते हैं, चलो 50,000 मांग लेते हैं। बताओ इसका एंट्री क्या करोगे? पेमेंट किए तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग डेबिट, लायबिलिटी घट जाएगा सर, और टू बैंक पैसा भी घट जाएगा, कितने का? 50,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या है सर? ये तो डेप्थ है, लॉन्ग टर्म डेप्थ। तो सर नया निकालिए, न्यू डेप्थ। पुराना कितना था? 1 लाख। पेमेंट कर दिए कितने का? 50, तो लायबिलिटी घट गया 50 का। और न्यू इक्विटी कितने का है? 2 लाख। तो हम बोल रहे सर इस ट्रांजैक्शन से जो एंट्री बना इसमें तो कोई इक्विटी का पार्ट ही नहीं है। इक्विटी में कौन आता है? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। क्या यहां कोई शेयर कैपिटल या रिजर्व एंड सरप्लस का कोई पार्ट है? नहीं। तो सर ये तो इतना ही रह जाएगा। तो न्यू डेप्थ इक्विटी, डेप्थ डिवाइडेड बाय न्यू डेप्थ कितने का है? 50,000। 0.25:1। शुरू में कितना था? 0.5:1। कितना हो गया? 0.25:1। सर डिक्रीज। तो 4th का आंसर भी क्या होगा? डिक्रीज। लिखिए अगला 5th नंबर लिखा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार में सामान खरीदे, पैसा नहीं बताया है तो अपना मन से मान लेते हैं 50,000। लेट दी गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट बी ₹50,000। जरा इसका एंट्री बताओ तो कि इस ट्रांजैक्शन का एंट्री क्या होगा? उधार में सामान खरीदे, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। इन दोनों ट्रांजैक्शन का क्या डेब्ट और इक्विटी पे कोई इफेक्ट है? हम बोले नहीं। क्यों? क्योंकि सर इन दोनों में से कोई भी डेब्ट नहीं है। सर क्रेडिटर, डेब्ट का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म। क्रेडिटर तो शॉर्ट टर्म होता है, इसलिए वो डेब्ट तो नहीं है। और क्या कोई इक्विटी है? इसमें कोई फायदा या कोई नुकसान, कोई शेयर कैपिटल नहीं। तो सर इसका भी नो चेंज, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब इस ट्रांजैक्शन में कोई भी डेप्थ और इक्विटी है ही नहीं तो जो पुराना डेप्थ इक्विटी है वही रह जाएगा, तो रेशियो वही रहेगा, नो चेंज। ऐसा ही सेम क्वेश्चन नंबर 33 है जो आपको होमवर्क दे रहे हैं। ये है होमवर्क। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 33। चलिए पहले इसको लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ आए। कंप्यूट टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या निकालना है? टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो। इंफॉर्मेशन टोटल एसेट्स, लो खुद ही बता दिया 35 लाख। टोटल डेप्थ 32 लाख। ये टोटल डेप्थ है, डेप्थ नहीं है। टोटल डेप्थ का मतलब लॉन्ग टर्म डेप्थ प्लस शॉर्ट टर्म डेप्थ, और सिर्फ जो डेप्थ हम लोग लिखते हैं उसका मतलब लॉन्ग टर्म डेप्थ।
फिर क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। सबसे पहले जो निकालना उसका फॉर्मूला लिखो। टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है? टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेप्थ, ये फॉर्मूला है। टोटल एसेट्स तो खुद ही क्वेश्चन बता दिया है, ये हमको निकालना ही नहीं पड़ेगा। और डेप्थ, हम बोले चलो डेप्थ निकालें। क्वेश्चन में देखो दिया है टोटल डेप्थ। टोटल डेप्थ का मतलब क्या होता था? लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब नॉन करेंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म का मतलब करेंट लायबिलिटी। तो टोटल डेप्थ दिया हुआ है 32 लाख। लॉन्ग टर्म डेप्थ हम लोग को निकालना है क्योंकि सर वही तो डिवाइड कराएगा। शॉर्ट टर्म डेप्थ कौन कौन है? क्रेडिटर, बिल पेबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सबके सब करेंट लायबिलिटी है, तो सबके सब शॉर्ट टर्म है। क्रेडिटर, बिल पेबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सभी का नाम लिख लिए। 32 लाख लॉन्ग टर्म डेप्थ, ये तो निकालना है। क्रेडिटर 2,50,000, बिल्स पेबल 20,000, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 1 लाख, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 30,000। लॉन्ग टर्म डेप्थ प्लस इन सबको जोड़ेंगे 4 लाख, तो लॉन्ग टर्म डेप्थ निकल गया 32 लाख माइनस 4 लाख, कितना आया? 28 लाख रुपया। तो सर आपका डेप्थ निकल गया 28 लाख। डिवाइड कीजिए 1.25 रेशियो 1। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 34 का सोल्यूशन। लिखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, टोटल डेप्थ दिया हुआ है, उसके बाद ट्रेड पेबल दिया हुआ है और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। निकालना क्या है? टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो। चलिए निकाला जाए। क्वेश्चन का नंबर 35। टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो, क्या फॉर्मूला है? टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेप्थ। डेप्थ का मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या नॉन करेंट लायबिलिटी को बोलते हैं। चलिए निकाला जाए डेप्थ। टोटल डेप्थ दिया हुआ है तो सर फिर से ऐसे ही निकालेंगे। इसका मतलब होता था लॉन्ग टर्म डेप्थ प्लस शॉर्ट टर्म डेप्थ। टोटल डेप्थ देखिए दिया हुआ है 24 लाख। लॉन्ग टर्म डेप्थ यही निकालना है। शॉर्ट टर्म डेप्थ में कौन कौन आएगा? एक तो ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म डेप्थ का मतलब करेंट लायबिलिटी, और दूसरा है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो लॉन्ग टर्म डेप्थ ये तो निकालेंगे। ट्रेड पेबल है 5,60,000 और बैंक ओडी है 40,000। तो लॉन्ग टर्म 24 लाख इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेप्थ प्लस जोड़ लीजिए कितना आएगा? 6 लाख। तो निकल गया लॉन्ग टर्म डेप्थ। 24 लाख में माइनस कर देंगे 6 लाख। 18 लाख रुपया। तो सर डेप्थ तो मिल गया। अब क्या निकालना है हम लोग को? हम लोग को निकालना है टोटल एसेट्स। सर कैसे निकालेंगे? शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है,
हम बोले बैलेंस शीट, थोड़ा मिटा ले इधर ताकि आपको दिखा सके। जब लिक्विडिटी रेशियो बना रहे थे तो वहां भी हम लोग कुछ सवाल ऐसे होते थे जिसको हम लोग बैलेंस शीट से निकालते थे। जरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद दिलाओ तो हमको, जो हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में पढ़े थे। सबसे पहले क्या लिखते थे? इक्विटी एंड लायबिलिटी। सबसे पहला नाम शेयर होल्डर फंड, पहला हेडिंग यही था जिसके अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस आता था। तो सर इसी के अंदर आता था कौन? शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है कितने का? 32 लाख। फिर रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है 12 लाख। क्या वो यहां लिखेंगे? नहीं, क्योंकि सर ये दोनों मिला के बनता है शेयर होल्डर फंड। तो अगर शेयर होल्डर फंड दे दिया है तो फिर ये दोनों अलग से क्यों लिखिएगा? ये दोनों इसके अंदर ऑलरेडी है। तो 32 लाख जो लिखा हुआ है शेयर होल्डर फंड, वो आपको बता दिया, वो शेयर होल्डर फंड के अंदर दोनों बार लिखा गया। तो अलग से आप 12 लाख और लिख दीजिएगा तो गलती हो जाएगा, क्योंकि शेयर होल्डर फंड के अंदर ही शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस आता है। ओके, इसके बाद क्या लिखते थे? नॉन करेंट लायबिलिटी। और फिर क्या लिखते थे? करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी 18 लाख और करेंट लायबिलिटी 6 लाख। कि सर ये जो 5 लाख 60 और 40, यही तो करेंट लायबिलिटी जो शॉर्ट टर्म बोलते हैं। तो 18 लाख रुपया का ये है और 6 लाख रुपया करेंट है। ये क्या निकल गया? टोटल लायबिलिटी। जोड़िए 56 लाख। फिर क्या आता है? एसेट साइड। एसेट्स में क्या आता है? नॉन करेंट एसेट्स और दूसरा क्या आता है? करेंट एसेट्स। और फिर क्या लगा देते हैं? टोटल। अगर लायबिलिटी 56 लाख का है तो एसेट्स भी टोटल कितना होगा? 56 लाख। तो हम लोग को तो टोटल एसेट्स चाहिए था, वो मिल चुका। कितने का? 56 लाख। 3 पॉइंट देखिए कितना आता है? 3.11। ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 35 का सॉल्यूशन। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 36। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो। तो सबसे पहले फॉर्मूला टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो, टोटल एसेट डिवाइड बाय डेप्थ। डेप्थ का मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या फिर नॉन करेंट लायबिलिटी। लिखा है 8% डिबेंचर 30 लाख, लॉन्ग लोन फ्रॉम बैंक 10 लाख। सर ये दोनों ही लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब करेंट लायबिलिटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और फिर लिखा है स्टेटमेंट ऑफ पीएल। रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है तो क्या हम लोग कोई और रिजर्व या पीएल लिखेंगे? नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब उसके अंदर सब कुछ आ गया। हम बोले चलो, तो सर सबसे पहले आप डेप्थ निकाल लो। डेप्थ का मतलब नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म जिसको बोलते हैं। क्या क्या आएगा? एक तो आएगा 8% डिबेंचर और दूसरा क्या आएगा? लोन फ्रॉम बैंक। ये है 30 लाख और लोन है 10 लाख। अब निकालना है टोटल एसेट्स। सर कुछ बताया नहीं है तो फिर से इसका हेल्प ले लो। बैलेंस शीट का शेयर कैपिटल बताया है, इस बार शेयर होल्डर फंड नहीं बताया है, शेयर कैपिटल बताया। कितने का? 20 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस बताया है 5 लाख।
फिर बताया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सर आपको क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस बता दिया। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर बहुत सारा आइटम आता है, उसका टोटल कितना है 5 लाख। तो क्या वो पीएल भी रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है? हाँ। तो जब हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस लिख दिए हैं तो दोबारा से पीएल लिखिएगा तो 2 बार रिकॉर्डिंग हो जाएगा एक ही चीज का। चलो आगे बढ़े। नॉन करेंट लायबिलिटी ये रहा 40 लाख। करेंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरोइंग 8,60,000। तो सर जितना टोटल लायबिलिटी का होगा उतना ही टोटल क्या होगा एसेट्स का। तो जितना लायबिलिटी का साइड का टोटल उतना ही एसेट्स का टोटल। जोड़ लीजिए 40 और 20 60 73,60,000। तो सर ऊपर में लिखो 73,60,000 कितना आएगा 1.84। ये खत्म हुआ 36। लिखिए क्वेश्चन नंबर 37। टोटल डेट 40 लाख। टोटल डेट का मतलब सर लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। शेयर कैपिटल 15 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 8 लाख, करेंट लायबिलिटी 5 लाख। करेंट लायबिलिटी क्या शॉर्ट टर्म डेट को बोलते हैं? जी हां। वर्किंग कैपिटल 7 लाख। कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो। जो निकालना है उसका फॉर्मूला टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो, टोटल एसेट्स बाय डेप्थ। अब क्या निकाल सकते हैं? आइए सर पहले डेप्थ निकाल लें। टोटल डेप्थ बता दिया है क्वेश्चन में, जिसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेप्थ प्लस शॉर्ट टर्म डेप्थ। और शॉर्ट टर्म डेप्थ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? करेंट लायबिलिटी। टोटल डेप्थ दिया हुआ है 40 लाख। लॉन्ग टर्म डेप्थ यही तो निकालना है। शॉर्ट टर्म डेप्थ जिसको हम लोग करेंट लायबिलिटी बोलते हैं 5 लाख। तो सर लॉन्ग टर्म डेप्थ निकल गया 40 लाख में 5 लाख घटा दीजिए 35 लाख रुपया। अब क्या निकालना है? टोटल एसेट्स। एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बताया तो सर लायबिलिटी साइड को पूरा टोटल लगा लीजिए। आओ देखो बैलेंस शीट बनाते हैं। शेयर कैपिटल 15 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 8 लाख, नॉन करेंट लायबिलिटी। सर नॉन करेंट कहां बताया? अरे भाई लॉन्ग टर्म डेप्थ को ही तो बोलते हैं नॉन करेंट। कितना? 35 लाख। और करेंट लायबिलिटी 5 लाख। कितना आया? 63 लाख। तो जितना टोटल लायबिलिटी होगा उतना ही टोटल क्या होगा? एसेट्स। तो बोल सकते हैं कि सर लायबिलिटी साइड अगर 63 लाख का है तो टोटल एसेट्स भी कितना होगा? 63 लाख का। तो मिल गया हम लोग को एसेट्स। वन पॉइंट डिवाइड कीजिए 8:1 लिखो। चलिए एक फॉर्मूला और लिख रहे हैं, उसको आप भी लिखिएगा। कई सारे फॉर्मूला हम लोग को रास्ते में मिलेंगे। कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? शेयर कैपिटल इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेप्थ। ये किसका फॉर्मूला है? कैपिटल इंप्लॉयड का। कि सर कैपिटल इंप्लॉयड इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेप्थ। इसको बोलते हैं कैपिटल इंप्लॉयड। जो बिजनेस के अंदर कैपिटल लगा हुआ है वो। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। वहां पे हम लोग को इसका इस्तेमाल भी है। ध्यान से पढ़िए। लिखा है कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो। तो फॉर्मूला लिख दिए टोटल एसेट टू डेप्थ रेशियो। टोटल एसेट डिवाइड बाय डेप्थ। कैपिटल इंप्लॉयड 60 लाख, शेयर कैपिटल 20 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 16 लाख, ट्रेड पेएबल 8 लाख,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 40,000। तो इस क्वेश्चन में तो सर लॉन्ग टर्म डेट के बारे में बताया ही नहीं। हम बोले दोस्त कैपिटल इंप्लॉयड बताया है और उसका फॉर्मूला में देखो लॉन्ग टर्म डेट आता है। तो कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट। तो कैपिटल इंप्लॉयड बताया, शेयर कैपिटल बताया, रिजर्व एंड सरप्लस बताया, तो बैलेंसिंग फिगर से क्या निकाल सकते हैं? लॉन्ग टर्म डेट। तो कैपिटल इंप्लॉयड है 60 लाख, शेयर कैपिटल है 20 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस है 16 लाख, और क्या निकल जाएगा? लॉन्ग टर्म डेट। $60 लाख माइनस 36 लाख, तो लॉन्ग टर्म डेट कितना निकल गया? 24 लाख रुपया। तो सर डेट तो मिल गया 24 लाख। अब एसेट्स निकालना है, एसेट्स के बारे में नहीं बताया है, तो सर बैलेंस शीट का इस्तेमाल कर लेंगे। शेयर कैपिटल 20 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 16 लाख, नॉन करेंट लाइबिलिटी क्या लॉन्ग टर्म डेट को ही बोलते हैं? जी 24 लाख। और करेंट लाइबिलिटी दो ठो बताया है, एक ट्रेड पेएबल, दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक ट्रेड पेएबल है, दूसरा क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ट्रेड पेएबल 8 लाख, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 40,000 टोटल। तो सर 68,40,000 ये है लाइबिलिटी का टोटल। और हम लोग सीख गए हैं कि सर जो लाइबिलिटी का टोटल है वही एसेट्स का भी टोटल बनेगा, क्योंकि बैलेंस शीट का रूल है जितना लाइबिलिटी उतना ही एसेट्स। तो टोटल एसेट्स 68,40,000। चलो डिवाइड करके देखें क्या आंसर आता है। 68,40,000 डिवाइडेड बाई 24 लाख, 2.85। रेशियो 1 लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ भारत रबर लिमिटेड। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, डिबेंचर, करेंट लाइबिलिटी। यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट डेप्थ इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो, और तीसरा प्रोप्राइटरी रेशियो। चलिए तो सबसे पहले क्या निकालना है? डेप्थ इक्विटी रेशियो। क्या फॉर्मूला होगा? डेप्थ बाय इक्विटी। चलिए डेप्थ निकाला जाए। थोड़ा नीचे लिखते हैं। डेप्थ इक्वल टू क्या होता है? सर जितना भी नॉन करेंट लाइबिलिटी है, क्या कोई नॉन करेंट है? बस एक ही है, 9% डिबेंचर। कितना अमाउंट है? 1,20,000। तो डेप्थ तो मिल गया। अब क्या निकालना है? इक्विटी। आओ निकालें इक्विटी। कैसे निकलेगा? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है? इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल तो दिया हुआ है 3,20,000। रिजर्व एंड सरप्लस में कौन कौन आएगा? जनरल रिजर्व और पीएल दो ठो। जनरल रिजर्व 1 लाख और पीएल कितना? 48। अच्छा यहां लिख देते हैं, जनरल रिजर्व प्लस पीएल, ये दोनों मिलाया क्या बनता है? रिजर्व एंड सरप्लस। 3,20,000 प्लस जनरल रिजर्व है 1 लाख और पीएल है 48। ये पीएल प्रॉफिट है, कुछ नहीं बताता है तो हम लोग क्या मानते हैं? प्रॉफिट है। लॉस बोलता तो माइनस कर देते। तो 3,20,000 प्लस 1 लाख प्लस 48, 4,68,000।
4,68,000। सॉल्व करेंगे 1,20,000 डिवाइडेड बाई 4,68,000 0.26 1:1। पहला खत्म। दूसरा टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो। डेप्थ तो मालूम है 1,20,000। क्या चाहिए टोटल एसेट्स। तो चलिए सर टोटल एसेट्स निकालें अपना बैलेंस शीट वाला तरीका से। शेयर कैपिटल 3,20,000। रिजर्व एंड सरप्लस ये रहा सर जनरल रिजर्व और पीएल कितना 1,48,000। यही तो है रिजर्व एंड सरप्लस। फिर क्या आएगा नॉन करेंट लाइबिलिटी। क्या कोई नॉन करेंट लाइबिलिटी है। जी हां डिबेंचर। कितने का 1,20,000। और फिर क्या आएगा करेंट लाइबिलिटी जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में 3,04,000। और ये निकल गया टोटल लाइबिलिटी साइड का। तो जितना लाइबिलिटी उतना ही एसेट्स। चलो जोड़ा जाए 3,20,000 प्लस 1,48,000 प्लस 1,20,000 प्लस 3,04,000 8,92,000। चलिए डिवाइड किया जाए। डिवाइडेड बाय 1,20,000 7.43। तो सर ये दूसरा निकालना था। तीसरा प्रोप्राइटरी रेशियो। क्या फॉर्मूला है इसका इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। क्या इक्विटी हम लोग निकाल ली और इंटू 100। सॉरी यहां पर हम 100 लिखना भूल गए थे। तो फॉर्मूला वाला पन्ना में जाइए 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए परसेंटेज में आंसर आएगा। इक्विटी तो निकाल चुके हैं हम लोग 4,68,000। टोटल एसेट्स कितना निकाले हैं 8,92,000 और मल्टीप्लाई कीजिए 100 से। डिवाइडेड बाय 8,92,000 इंटू 100 52.47%। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 39 का सॉल्यूशन। लिखिए आइए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़े। कैलकुलेट डेप्थ इक्विटी रेशियो। नंबर 2 प्रोप्राइटरी रेशियो। नंबर 3 टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 5% डिबेंचर 15 लाख। लोन फ्रॉम आईडीबीआई बैंक 10 लाख। ट्रेड पेबल 11 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल 28 लाख। रिजर्व 12 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस 4 लाख। गुडविल 6 लाख। अदर नॉन करेंट एसेट्स मतलब गुडविल के अलावा अदर नॉन करेंट एसेट्स 46 लाख और करेंट एसेट्स 28 लाख। चलिए डेप्थ इक्विटी रेशियो निकाले पहले। तो डेप्थ बाय इक्विटी आओ निकाले डेप्थ। क्या क्या आएगा डेप्थ में 5% डिबेंचर और कुछ लोन फ्रॉम आईडीबीआई 5% डिबेंचर 15 लाख और लोन फ्रॉम आईडीबीआई 10 लाख। तो डेप्थ मिल गया। सेकेंड काम इक्विटी निकालना। इक्विटी में क्या आएगा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल तो डायरेक्ट गिवन है इक्विटी 28 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस हम बोले सर दो है, एक है रिजर्व और एक है पीएल। तो 28 लाख प्लस
रिजर्व में कितना लिखेंगे? रिजर्व है 12 लाख और पीएल में 4 लाख, सभी को मिला के 44 लाख। तो डेप्थ आया 25 लाख और इक्विटी है 44 लाख। सॉल्व कीजिए तो ये आएगा 0.57 इज टू 1। दो चीज निकल गया। अब हम लोग को चाहिए टोटल एसेट्स। कैसे निकलेगा? नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। ध्यान से देखो, नॉन करेंट एसेट्स में गुडविल क्या नॉन करेंट है? हां। और उसके बाद है अदर नॉन करेंट। अदर नॉन करेंट का मतलब गुडविल छोड़ के, तो सर गुडविल भी लीजिए और अदर भी लीजिए, दोनों मिलाइएगा तब जाए क्या बनेगा? नॉन करेंट। लेकिन मान लो अगर क्वेश्चन में लिखा रहता गुडविल और फिर नीचे लिखा रहता नॉन करेंट एसेट्स, तो फिर हम बोलते सर गुडविल नॉन करेंट के अंदर ही आता है, तो फिर हम सीधा नॉन करेंट लिख देते। लेकिन इस क्वेश्चन में गुडविल भी लेना पड़ेगा और वहां पे जो नॉन करेंट है वो भी लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर वो नॉन करेंट एसेट्स के बगल में अदर वर्ड जुड़ा हुआ है। अदर का मतलब गुडविल हटाने के बाद और भी कई सारे नॉन करेंट एसेट्स हैं, तो हम बोल रहे हैं गुडविल भी एक नॉन करेंट एसेट्स है, तो गुडविल प्लस अदर नॉन करेंट दोनों को लीजिएगा। तो गुडविल प्लस अदर नॉन करेंट और फिर जोड़ेंगे करेंट। कितना है गुडविल? ये देखो, गुडविल है 6 लाख, अदर नॉन करेंट है 46 लाख और करेंट है 28 लाख। कितना आएगा? 80 लाख। चलिए सेकेंड पूछा है प्रोप्राइटरी रेशियो। इक्विटी तो निकाल चुके थे 44 लाख और टोटल एसेट्स 80 लाख। मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, कितना आएगा? 55%। सर 55%। उसके बाद टोटल एसेट्स बाय डेप्थ, टोटल एसेट्स 80 लाख और डेप्थ कितना है? 25 लाख। 3.2:1। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 40 का सॉल्यूशन। लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 लिखा है, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर गिवन टू यू, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, नॉन करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटी। ये सब बता दिया है क्वेश्चन। क्या मांगा है आपसे? बोला है बताओ डेप्थ इक्विटी रेशियो क्या होगा, टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो क्या होगा और प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होगा। हम बोले ठीक है। तो पहला डेप्थ इक्विटी, दूसरा टोटल एसेट्स टू डेप्थ और तीसरा प्रोप्राइटरी। तो डेप्थ इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? डेप्थ बाय इक्विटी। तो सर आपको डेप्थ निकालना होगा, पढ़ो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, सर ये डेप्थ है क्योंकि ये क्या है? नॉन करेंट। देखा जाए लॉन्ग टर्म बोरोइंग 7 लाख प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन 2,25,000, 9,25,000। नेक्स्ट इक्विटी, इक्विटी का फॉर्मूला शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। सर वो तो बताया नहीं, तो एक और फॉर्मूला लिखाए थे, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी। क्या नॉन करेंट एसेट्स बताया है? जी हां, 12 लाख प्लस करेंट एसेट्स 5,40,000 माइनस करेंट लायबिलिटी 1,40,000 माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी, सर ये रहा, डेप्थ को ही बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी, 9,25,000। इससे क्या निकल जाएगा हम लोग का? इक्विटी। आओ निकाले इक्विटी।
12 लाख प्लस 540 माइनस 140 माइनस 925, ये आएगा ₹6,75,000। तो डेप्थ मालूम 9,25,000, इक्विटी भी मालूम 6,75,000। तो डिवाइड करने से क्या मिल जाएगा आंसर? 9,25,000 डिवाइडेड बाय 6,75,000 इज इक्वल टू 1.37:1। क्या बुक में भी यही आंसर है? चेक करिए। जी हां, बुक में भी यही आंसर है। उसके बाद सेकेंड, टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो। फॉर्मूला टोटल एसेट्स बाय डेप्थ। डेप्थ तो मालूम है 9,25,000, टोटल एसेट्स निकालना है तो निकालो। नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, तो नॉन करेंट कितना है? 12 लाख। करेंट एसेट्स कितना है? 5,40,000। तो टोटल एसेट्स 17,40,000। तो सर मिल गया, लिख दो 17,40,000 डिवाइडेड बाय 9,25,000। 17,40,000 डिवाइड कीजिए 9,25,000, 1.88:1। और तीसरा प्रोप्राइटरी रेशियो, इक्विटी बाय टोटल एसेट्स। इक्विटी निकाल चुके थे 6,75,000 और टोटल एसेट 17,40,000 मल्टीप्लाइड बाई 100। 6,75,000 डिवाइडेड बाई 17,40,000 इंटू 100, 38.79% या 38.80 लिख सकते हैं आप। लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 लिखा है, कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। फिक्स एसेट्स दिया हुआ है, करेंट एसेट्स दिया हुआ है, 8% डिबेंचर, 10% मोर्गेज लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट और ट्रेड पेएबल। ये इंफॉर्मेशन है और निकालना क्या है? प्रोप्राइटरी रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? इक्विटी बाय टोटल एसेट्स इनटू 100। तो सर आपको पहले निकालना चाहिए इक्विटी। चलो निकाल ले इक्विटी। कैसे निकलता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। लेकिन यहां तो कोई शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस तो बताया ही नहीं। तो सर एक और फॉर्मूला आप लिखवाए थे, क्या था वो फॉर्मूला? नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटी। क्या कोई नॉन करेंट एसेट्स है? बिल्कुल है, फिक्स एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स के नाम पे क्या है? फिक्स। करेंट एसेट्स के नाम पे करेंट एसेट्स। करेंट लाइबिलिटी के नाम पे दो करेंट लाइबिलिटी, एक बैंक ओवरड्राफ्ट, एक ट्रेड पेएबल। कैसे पता चल जाता है सर आपको? क्योंकि हम आपको पिछला चैप्टर में लिखवाए हैं कि करेंट लाइबिलिटी में कितना सारा आइटम आता है, वो सारा याद रखना पड़ता है। ट्रेड पेएबल। नॉन करेंट लाइबिलिटी में दो आइटम, एक है डिबेंचर, दूसरा है लोन। एक है डिबेंचर और दूसरा है मोर्टगेज लोन। अब पैसा लिख सकते हैं। फिक्स एसेट्स 12,80,000, करेंट एसेट्स 7,20,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 2,20,000, ट्रेड पेएबल 1,90,000, डिबेंचर 5,60,000 और लोन 3,30,000। तो ये निकल जाएगा इक्विटी। और फिर क्या निकालेंगे हम लोग? टोटल एसेट्स। वो कैसे निकलता है? नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स अकेले फिक्स एसेट्स है, 12,80,000 प्लस 7,20,000 कितना आएगा? 20 लाख रुपया। ये कितना आएगा? 13 लाख रुपया। तो इक्विटी 13 लाख, टोटल एसेट्स 20 लाख इंटू 100, 65%। देखिए आंसर। जी हां, 65%। लिखिए।
आइए, क्वेश्चन का नंबर है 43। लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करेंट एसेट्स ऑफ एक्स लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इस बार क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि करेंट एसेट्स का वैल्यू बताइए। क्वेश्चन में दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, फिक्स एसेट्स और प्रोप्राइटरी रेशियो। लो, प्रोप्राइटरी रेशियो क्वेश्चन बता दिया है 0.75:1 मतलब 75%। तो सर ये बता दिया है वो 0.75:1। इक्विटी और टोटल एसेट्स, इक्विटी निकल जाएगा कैसे, शेयर कैपिटल। तो दो तरह का शेयर कैपिटल है, एक है इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस, एक है जनरल रिजर्व, दूसरा है पीएल बैलेंस। और माइनस लॉस, क्योंकि पीएल का बैलेंस माइनस में है मतलब वो लॉस है, तो इक्विटी मिल गया 25 लाख रुपया इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस है 5 लाख, जनरल रिजर्व दिया हुआ है 8 लाख और लॉस दिया है 2 लाख। तो 25, 5, 30 और 6, 36 लाख रुपया क्या मिल गया, 36 लाख का इक्विटी। तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं टोटल एसेट्स। इस 100 को हटा देंगे, क्यों, क्योंकि सर ये पहले से पॉइंट में बताया है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या निकल जाएगा, टोटल एसेट्स। कितना आएगा, 48 लाख। तो टोटल एसेट्स मिल गया 48 लाख। लेकिन पूछा तो करेंट एसेट्स है, हम बोले कोई नहीं, टोटल एसेट्स का तो फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, उसमें करेंट एसेट्स का नाम आता है। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। टोटल एसेट्स है 48 लाख। क्वेश्चन में नॉन करेंट एसेट्स बताया है कितने का, 30 लाख। तो मिल गया आपको करेंट एसेट्स। तो करेंट एसेट्स इज इक्वल टू $18 लाख रुपया करेंट एसेट्स। देखिए आंसर वही है, लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। द प्रोप्राइटरी रेशियो ऑफ एम लिमिटेड इज 0.8:1। तो प्रोप्राइटरी रेशियो बता दिया। स्टे विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट चेंज द प्रोप्राइटरी रेशियो। फिर 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है किस स्टेटमेंट से बढ़ेगा, किस स्टेटमेंट से घटेगा। बोले ओके। चलिए क्वेश्चन में क्या बताया है, एक तो सर प्रोप्राइटरी रेशियो बता दिया कितने का, 0.8:1। और नीचे में तुम अमाउंट देखोगे तो 2,75,000, 1 लाख, 4 लाख इस तरह का वैल्यू है। तो हम लोग का सर प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था, हम बोले सर प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता था इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो लेट इक्विटी भी 8 लाख, फॉर्मूला इक्विटी बाय टोटल एसेट्स, रेशियो कितना है 0.8:1। तो सर आपको इक्विटी और टोटल एसेट्स इस तरह मानना होगा कि वो हमेशा 0.8:1 का प्रपोर्शन मेंटेन करे। तो इक्विटी को मान ले रहे हैं 8 लाख। सर 8 लाख क्यों मान रहे हैं, आप 80,000 ही मान सकते थे। एक्चुअली नीचे में वैल्यू बहुत बड़ा बड़ा है, इसलिए हम बड़ा वैल्यू ही मान लिए। तो टोटल एसेट्स कितना होगा, 10 लाख, तभी तो बराबर होगा उसके। क्या ये वैल्यू जो हम माने हैं वो सही है, हम बोले बिल्कुल, क्योंकि प्रोप्राइटरी रेशियो कितना है 0.8:1। फॉर्मूला क्या होता है, इक्विटी बाय टोटल एसेट्स। तो हम इक्विटी माने हैं 8 लाख, टोटल एसेट्स 10 लाख। आप फॉर्मूला में बैठाइएगा तब वही आएगा। तो जो दिया हुआ है उसी प्रपोर्शन में मानना होता है, किसी और प्रपोर्शन में मानिएगा तो गलत आ जाएगा। उसके बाद
सजेशन नंबर 1 लिखा है, ऑब्टेन ए लोन फ्रॉम बैंक 2 लाख रीपेबल आफ्टर 5 ईयर। बोल रहा है 2 लाख रुपया का लोन लिए, लेट द लोन अमाउंट तो लेट क्यों करना है, तो बताया ये 2 लाख रुपया। पहला का नंबर लिखिए, ऑब्टेन ए लोन फ्रॉम बैंक, अमाउंट कितना है 2 लाख, और पेमेंट कब होगा 5 साल बाद। तो सर ये लॉन्ग टर्म लोन है। हम बोल रहे हैं इसका एंट्री बताओ, तो एंट्री क्या होगा सर, बहुत सिंपल है इसका एंट्री। तो बैंक से अगर हम लोन लिए हैं तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा और एक लायबिलिटी बढ़ जाएगा, यही एंट्री होगा। प्रोप्राइटरी रेशियो में 2 चीज इन्वॉल्व है, इक्विटी और टोटल एसेट्स। हम बोल रहे हैं बताओ क्या ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है इसका इक्विटी पे कोई असर होगा। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। सर यहां कोई भी शेयर कैपिटल या रिजर्व एंड सरप्लस तो नहीं है, तो सर जो पहले 8 लाख था वो अब भी 8 ही लाख रहेगा। क्या टोटल एसेट्स पे कोई फर्क पड़ेगा, पहले तो 10 लाख था, हम बोले हां पहले तो 10 लाख था। क्या लोन लेने से एसेट्स पे कोई फर्क, हम बोले हां, एक एसेट्स बैंक नाम का बढ़ जाया तो सर बढ़ा लीजिए, एसेट्स तो बदल जाएगा टोटल। कितना हो गया 12 लाख। तो निकालते हैं न्यू रेशियो, क्योंकि न्यू निकाल रहे हैं तो हम लोग को न्यू इक्विटी चाहिए होगा और न्यू टोटल एसेट्स चाहिए होगा। तो न्यू इक्विटी कितना, हम बोले सर इक्विटी तो वही है 8 ही लाख, लेकिन टोटल एसेट्स कितना हो गया 12 लाख। तो ये तो हो जाएगा सर 0.67, पहले था 0.8, इस ट्रांजैक्शन को होने के बाद हो गया 0.67, बढ़ा या घटा, डिक्रीज, घट गया। सेकेंड सजेशन पढ़ा जाए, लिखा है परचेज मशीनरी फॉर कैश 75,000। बोल रहा मशीन खरीदे 75,000 का कैश में, चलो बताओ इसका एंट्री क्या होता, मशीन टू कैश। $75,000। इस एंट्री का इक्विटी पे कोई इफेक्ट, हम बोले नहीं, क्योंकि सर इसमें ना कोई शेयर कैपिटल है ना कोई रिजर्व एंड सरप्लस है। इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस आता है, तो सर उस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्या इस ट्रांजैक्शन का टोटल एसेट्स पे फर्क, हम बोले हाँ दोनों ही एसेट्स है। एक एसेट्स डेबिट हुआ तो एसेट्स बढ़ा, एक एसेट्स क्रेडिट हुआ तो एसेट्स घटा। तो टोटल एसेट्स में 75,000 बढ़ जाएगा, 75,000 घट जाएगा। तो सर टोटल एसेट्स में भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जितना से एसेट्स बढ़ा उतना से ही एसेट्स घट भी गया, तो एसेट्स भी उतना ही रहेगा। इक्विटी पे तो कोई इफेक्ट है ही नहीं, तो एज गुड एज हम बोल सकते हैं ना इक्विटी पे कोई इफेक्ट है ना ही टोटल एसेट्स पे कोई इफेक्ट है। तो आंसर क्या आना चाहिए, नो चेंज। इस ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट है ही नहीं, नो चेंज। तीसरा, थर्ड नंबर बात, रिडीम्ड 5% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 1 लाख। बोल रहा है 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर लिए, मतलब पेमेंट कर दिए शेयर का, रिडीम प्रेफरेंस शेयर 5 लाख।
नहीं, 1,00,000 प्रिफरेंस शेयर 1,00,000। थोड़ा एंट्री बताइए, शेयर रिडीम किए, क्या एंट्री होगा सर? प्रिफरेंस शेयर डेबिट टू बैंक, पैसा गया। इस चीज का इफेक्ट बताओ, क्या इफेक्ट पड़ेगा? इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट, क्या इसमें कोई इक्विटी है? हम बोले हाँ, शेयर तो इक्विटी के अंदर आता है। शेयर डेबिट हुआ तो सर शेयर घट गया, तो मेरा इक्विटी बदल गया। फिर तो पुराना इक्विटी कितने का था? 8,00,000। कितने का पेमेंट कर दिए? 1,00,000। तो सर इक्विटी हो गया 7,00,000। क्या इसका एसेट्स पे भी कोई फर्क पड़ा? हम बोले देख लो, पुराना एसेट्स कितने का था? 10,00,000। सर बैंक क्रेडिट हुआ, मतलब पैसा घट गया, तो सर एसेट्स भी घट गया। कितना बन गया? 9,00,000। तो आओ चेक कर ले प्रोप्राइटरी रेशियो में क्या इफेक्ट पड़ा। फॉर्मूला क्या होता है? इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। इक्विटी कितना हो गया? 7। टोटल एसेट्स कितना हो गया? 9। सॉल्व कीजिए। 0.77, पहले था 0.8, अब हो गया 0.77। आंसर क्या दीजिएगा? डिक्रीज। लिखिए। चलिए 4th नंबर क्या लिखा है? लिखा है इशू इक्विटी शेयर टू द वेंडर ऑफ मशीनरी परचेज फॉर ₹4,00,000। इशूड इक्विटी शेयर टू वेंडर ऑफ मशीनरी परचेज ₹4,00,000। बोल रहा है 4,00,000 का मशीन खरीदे हैं, बदले में क्या दिए हैं? इक्विटी शेयर। एंट्री बोलो तो क्या होगा सर? मशीन खरीदे तो मशीन अकाउंट डेबिट 4,00,000। 2 क्या दिए हैं? इक्विटी शेयर 4,00,000। क्या इसका कोई इफेक्ट इक्विटी या टोटल एसेट्स के ऊपर? हम बोले चेक कर लेते हैं। न्यू इक्विटी, इक्विटी में क्या क्या आता है सर? शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। क्या यहां कोई शेयर है? हाँ। क्रेडिट में तो सर शेयर क्रेडिट होता है, तो इसका मतलब है शेयर बढ़ रहा है, क्योंकि शेयर लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्रेडिट हुआ, बढ़ गया। तो पहले कितना था? 8। पहले 8,00,000 था। ये ट्रांजैक्शन होने से शेयर में 4,00,000 का इंक्रीज आया। कितना बन गया? 12,00,000। तो सर इक्विटी तो बदल गया। चलो टोटल एसेट्स भी देख ले। टोटल एसेट्स पहले कितने का था? 10,00,000। इस ट्रांजैक्शन में कोई एसेट्स है? हाँ है। डेबिट साइड है, मशीन। एसेट्स डेबिट हुआ है, घट गया या बढ़ गया? बढ़ गया। डेबिट होने से बढ़ता है एसेट, तो प्लस 4,00,000। तो सर ये भी चेंज हो गया 14,00,000। तो निकाल लो प्रोप्राइटरी रेशियो। फॉर्मूला क्या था? इक्विटी बाय टोटल एसेट्स। तो न्यू इक्विटी कितना? 12,00,000 और न्यू टोटल एसेट्स 14,00,000। 0.85:1। पहले 0.8 था, अब 0.85 इंक्रीज, बढ़ गया।
अब आप बुक से मिलाइए, आपका आंसर मिलेगा बिल्कुल। इंक्रीज लिखिए। चलो क्वेश्चन नंबर 45, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या निकालना है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो चलो फॉर्मूला लिखे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, क्या फॉर्मूला लिखे थे? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और डिवाइड किससे करेंगे? इंटरेस्ट से। फिर इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? हम बोले सर जो लोन और डिबेंचर होगा उसके ऊपर निकलता है इंटरेस्ट। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,20,000। हम लोगों को क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर। यहां दिया हुआ है क्या है? आफ्टर। उसका तरीका में लिखे हैं। रेट ऑफ इनकम टैक्स है 50,000। उसके बाद 12% डिबेंचर है 1,00,000, 15% डिबेंचर है 1,00,000 का, 12% मॉर्गेज लोन है 1,00,000 का। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? डिबेंचर के बगल में जो परसेंटेज है वो क्या है? डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट। 1,00,000 रुपए का डिबेंचर है जिसपे कितना इंटरेस्ट लगता है? 15%। तो इंटरेस्ट निकालेंगे 15% डिबेंचर, तो 15% डिबेंचर का वैल्यू 1,00,000, 15,000। और दूसरा है 12% मोर्टगेज लोन, तो 12% 1,00,000। लोन भी कितने का है? 1,00,000 का। कितना आएगा? 12,000। तो इंटरेस्ट निकल गया 27,000। अब हमको क्या निकालना है? प्रॉफिट बिफोर। चलो निकाले। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ध्यान से समझना, यही समझने वाला बात है। कितना रुपया? 1,20,000। हम क्या लिखवाए थे? प्लस करना पड़ेगा आपको टैक्स। टैक्स कितना परसेंट है? 50। प्लस करने से क्या बन जाएगा? ये प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। और फिर इसमें क्या जोड़ देंगे? इंटरेस्ट। क्या इंटरेस्ट निकाल चुके हैं? जी हां, इंटरेस्ट निकाल चुके हैं 27,000 रुपया। और जब ये लिख देंगे तब आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यही चाहिए। चलिए तो ध्यान सुनिएगा। मेरे पास टैक्स और इंटरेस्ट देने के बाद कितना का प्रॉफिट है? 1,20,000। टैक्स कितना दिए हैं? 50%। सोचो, अगर हम 50% टैक्स दे दिए, हम जो भी कमाएं उसमें कितना टैक्स दे दिए? 50%। तो 50% देने के बाद जो मेरे हाथ में पैसा बचा है वो भी कितना होगा? 85%। अगर हम 100 रुपया कमाएं और गवर्नमेंट हमसे 50% टैक्स ले ले, तो सर 100 रुपया का 50%, 50 रुपया टैक्स ले लिया, तो जो मेरे हाथ में बचा है वो कितना रुपया है? 50 रुपया। क्या हम बोल सकते हैं कि सर टैक्स देने के बाद जो अमाउंट बचता है वो बचा हुआ परसेंटेज है? जैसे हम टैक्स 50% दे दिए, तो सर 50 अगर आप दे दिए हैं तो ये भी कितना है? 50%। तो बिफोर हम लोग को निकालना है सर, अगर ये 50% बराबर, 1 मिनट, कि सर ये भी तो 50 के बराबर ही होगा। हम बोले हाँ, 1,20,000। तो अगर ये 50% 1,20,000 के बराबर है तो ये 50 कितना? हम बोले सर ये भी 1,20,000। सर ये कैसे किए? हम बोले बच्चा वाला मैथ याद दिलाए। 50 रुपया का 1,20,000 चॉकलेट, तो 1 रुपया कितना? हम लोग कितना निकालना है? 50 का।
तो 1 रुपया का वैल्यू मालूम तो 50 का ही वैल्यू मालूम। तो ये तो कट ही गया, तो 1,20,000 कितना आ गया, 2,40,000। तो ये आ जाएगा 2,67,000। हम फिर दिखाएंगे इस बात को, ध्यान सुनिए। हम बोल रहे हैं ये जो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब क्या, टैक्स कटने के बाद का पैसा। टैक्स कितना कटता है, 50। तो अगर मेरा पॉकेट से 50% कट जाएगा तो मेरे पॉकेट में जो बचा है वो 85% बचा हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि सर ये जो पैसा प्रॉफिट का आपको दिख रहा है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो 85% है। तो 50% कितना है, 1,20,000। तो टैक्स कितना है, 50%। तो सर अगर ये 50% 1,20,000 है तो ये भी कितना होगा, 1,20,000 ही होगा, क्योंकि ये भी 50% है, ये भी 50% है। निकाल भी सकते हैं। अगर 50% 1,20,000 के बराबर है तो 1% कितने के बराबर, सर 1,20,000 बाई 50। निकालना कितना है तुमको, 50। तो 1 का वैल्यू अगर मालूम हो तो फिर जिसका भी वैल्यू पूछेगा बस मल्टीप्लाई कर देना है। तो 50 का वैल्यू पूछा, काट दिए, तो कितना निकल गया, 1,20,000। 1,20,000 प्लस 1,20,000 2,40,000 प्लस इंटरेस्ट, क्या निकल गया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सेकेंड सुनना ध्यान से, अगर यहां पे मान लो टैक्स का रेट 40% होता तो सर अगर टैक्स 40 दे दिए हैं तो पॉकेट में जो पैसा बचा है वो कितना परसेंट होगा, 60%। क्योंकि 40% तो गवर्नमेंट टैक्स में ले गई, तो मेरे पास जो प्रॉफिट बचा वो कितना है, 60% के बराबर। तो फिर हम बोलते हैं सर 60% बराबर 1,20,000। 60% बराबर 1,20,000। हम क्वेश्चन को चेंज अपना मन से किए कि आप सीख लीजिए, क्योंकि 50 वाले में तो इजी लगता है कि सर ये 50 तो 1,20,000 तो ये भी 1,20,000। लेकिन हम बोल रहे हैं सपोज करो टैक्स कटा है 40%। तो टैक्स अगर 40 कटा है तो जो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो कितना के बराबर है, 60 के बराबर। क्योंकि 40 कटा तो 60 तो बचा हुआ होगा, तो जो बचा हुआ है वो 60 के बराबर। 60% बराबर 1,20,000। हमको टैक्स निकालना है 40%, कैसे निकालेंगे, हम बोले 60% बराबर 1,20,000, तो 1% बराबर 1,20,000 डिवाइडेड बाय 60। तो 1 का वैल्यू मालूम, निकालना कितना परसेंट है, 40। तो सर 40 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 80,000। तो फिर यहां टैक्स कितना लिखते हैं, 80,000। तो इस क्वेश्चन में कितना है, 50%। तो हम लोग सर प्रॉफिट निकल गया, इंटरेस्ट तो यहां निकाल चुके थे, कितना आया, 2,67,000। चलिए डिवाइड करिए, 2,67,000 डिवाइडेड बाई 27,000, ये आएगा 9.89 टाइम्स। इसका आंसर टाइम्स में देंगे, जबकि प्रोप्राइटरी का परसेंटेज में और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का टाइम्स में। लिखिए, आइए क्वेश्चन का नंबर है 46। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर गिवन टू यू, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, करेंट लाइबिलिटी, करेंट एसेट्स, टेंजिएबल फिक्स एसेट्स, लोन एट द रेट 10%, 12% डिबेंचर। नीचे लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाज 96,000। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, 96,000। रेट ऑफ इनकम टैक्स 50%। कैलकुलेट डेप्थ इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। 3 चीज पूछा है। पहला क्या पूछा है, डेप्थ इक्विटी रेशियो। तो चलिए पहले फॉर्मूला लिखें। फॉर्मूला क्या है, डेप्थ बाय इक्विटी। तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, डेप्थ। क्या क्या आएगा डेप्थ के अंदर, सर एक 10% लोन, एक 12% डिबेंचर। और कुछ नहीं, और कोई लॉन्ग टर्म लोन है ही नहीं। तो ये है 10% 4 लाख, ये है 2 लाख, 6 लाख। दूसरा चीज निकालेंगे इक्विटी। इक्विटी कितना, इक्विटी में आएगा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस।
रिजर्व एंड सरप्लस दोनों ही दिया हुआ है। शेयर कैपिटल 1 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 1,50,000, दोनों मिला के 2,50,000, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000, 2.4:1 पहला हो गया। दूसरा क्या पूछा है? प्रोप्राइटरी रेशियो, फॉर्मूला इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100। चलिए इक्विटी तो पता है 2,50,000, क्या निकालना है? टोटल एसेट्स। आओ निकाले टोटल एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स दोनों ही दिया हुआ है। नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स का नाम क्या है? फिक्स एसेट्स। और करेंट एसेट्स तो करेंट ही एसेट्स के नाम से। 7 लाख प्लस 5,50,000, 12.5 लाख रुपया। तो ये भी बन गया। तीसरा चीज बोला है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फॉर्मूला नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। डिवाइड किससे करते हैं? इंटरेस्ट। तो चलिए पहले क्या निकाल लेते हैं? इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। एक तो है 10% लोन 4 लाख का। क्या लोन पे इंटरेस्ट देते हैं? बिल्कुल, 40,000। दूसरा है 12% डिबेंचर। डिबेंचर कितने का है? 2 लाख, 24,000। निकल गया हम लोग का टोटल इंटरेस्ट कि सर ये है आपका टोटल इंटरेस्ट। तो डिनोमिनेटर तो मिल गया। अब निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर। तो सर आफ्टर को बिफोर में कन्वर्ट कीजिए। कैसे करेंगे? सर आप लिखवाए हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कितना दिया हुआ है? 96,000। इसमें क्या जोड़ लेंगे? टैक्स का पैसा। तो क्या निकल जाएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। फिर इसमें क्या जोड़ेंगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो हम लोग निकाले हैं, कितना? 64,000। और ये निकल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर। चलिए निकाला जाए। क्वेश्चन में बोला है टैक्स है 50%। अभी सिखाए थे सर अगर टैक्स 50 है तो 100% में तो जो हम कमाए थे 100%, उसमें से गवर्नमेंट 50 ले लिया, तो बचा हुआ कितना होगा? ये भी 50% होगा। तो सर 50% बराबर 96, तो ये 50% बराबर भी कितना होगा? 1,92,000। 1,92,000 में जोड़िए 64, 2,56,000, तो निकल गया।
डिवाइडेड बाय 64,000, 2,56,000 डिवाइडेड बाय 64,000, 4 टाइम्स। ये हुआ हम लोग का आंसर। लिखिए, एक इलस्ट्रेशन नंबर 45 बना रहे हैं इंटरेस्ट कवरेज का। वो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि टैक्स का रेट उसमें 50% नहीं है, कुछ और है 40%। उससे आपको समझ में आ जाएगा क्लियर कट कि हां सर कुछ भी रेट दे, कैसे बनाना है वो बन जाना चाहिए। आइए पढ़े। लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑब्टेन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ केएक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो फॉर्मूला लिख लीजिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 6 लाख। फिर लिखा है 12% डिबेंचर है 4 लाख रुपया का और टैक्स है 40%। तो चलिए निकाले हम लोग। सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं? इंटरेस्ट। क्या है हम लोग के पास? 12% डिबेंचर, बस एक ही को लोन का आइटम है, 4 लाख रुपया। तो इंटरेस्ट आ गया 48,000, तो डिनोमिनेटर तो मिल गया। अब आते हैं प्रॉफिट पर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अमाउंट है 6 लाख। ध्यान देना, इसमें पहले क्या जोड़ेंगे? सर टैक्स का पैसा। टैक्स कितना परसेंट है? 40। सर टैक्स का परसेंटेज दिया हुआ है 40। 100% कमाए, 40% गवर्नमेंट को दे दिए, तो मेरे पास कितना बचा? 60%। तो जो 6 लाख रुपए बचा है मेरे पास, वो कितने के बराबर है? 60%। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। फिर इसमें क्या जोड़ेंगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकाल चुके हैं, कितने का? 48,000। और ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। चलिए शुरू करें बात। टैक्स बोला है 40%, तो ये तो समझ गया कि सर 40 गवर्नमेंट ले लिया तो मेरे पास कितना बचा? हम बोले 60%। 100% कमाते हैं, 40% गवर्नमेंट ले लेती है, तो मेरे पास जो बचा है वो 60 ही है। तो ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट 6 लाख का है, वो परसेंटेज में कितना होगा? 60%। तो 60% बराबर 6 लाख, तो 40% बराबर कितना? हम बोले आओ निकाल लें। ये है 6 लाख, तो सर 1 का वैल्यू निकाल लीजिए। लेकिन हम लोग को सर निकालना है 40, तो 1 का वैल्यू मालूम कर लेने के बाद तो कुछ भी पूछेगा तो निकल जाएगा। कितना आएगा? 4 लाख। तो सर 4 लाख रुपए लिख दीजिए। ₹10 लाख रुपए, इसी पे लगा होगा टैक्स 40%, 4 लाख का 10 लाख के ऊपर। तो ये हो गया 10,48,000। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इंटरेस्ट कितना है? आओ डिवाइड करें। ओ सॉरी, डिबेंचर 40 लाख का, मेरा गलती है। तो 40 लाख का 12%, 4,80,000। तो ये हो जाएगा 14,80,000। मेरा गलती है, वो हम गलती से 4 लाख पढ़े। 14,80,000 क्या लिखा? तो 14,80,000 डिवाइडेड बाई 4,80,000, 3.08 टाइम्स। तो इस क्वेश्चन में हमको लिए इसलिए थे ताकि, क्योंकि
क्वेश्चन साइड में जो था वो हर बार 50-50% दिया, तो आपको ऐसा ना लगने लगे कि दोनों सेम होता है पैसा, परसेंटेज के हिसाब से पैसा निकलता है, इसलिए ये क्वेश्चन लिया गया। आई होप आप समझ गए होंगे कि हाँ सर टैक्स का रेट अलग हो सकता है और उस रेट के हिसाब से कैसे निकालना है वो हम सिखा दिए। लिखिए